Hello guys, welcome to Sapes Education. This is Nilok Gajjar. So topic of today's video is questions regarding applications of Gauss theorem. एप्लीकेशन ऑफ गॉस थियरम, ये जो टॉपिक है उसमें से न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस निकलने का स्कोप बहुत ज्यादा है. इट मींस कि ये टॉपिक में से अच्छे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कोई भी एग्जामिनर और कोई भी पेपर सेटर है वो सेट कर सकता है. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें से ज्यादा बन सकते हैं. तो हमारे लिए इस टॉपिक के क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो सके उतना करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. और एक बात, जेडब्ल्यू और नीट में भी इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. बोर्ड की एग्जाम में भी क्वेश्चन के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि उसका स्कोप ही ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो एग्जाम में भी ज्यादा आ सकते हैं. राइट, आज की वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के ऐसे 4 रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं. रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस मतलब ये जो 4 क्वेश्चंस है वो अगर आप समझ लोगे तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं उसका आपको माइंड में क्लियरेंस हो जाएगा. आपके ऊपर ग्रिप आ सकती है ये क्वेश्चंस अगर समझ लो तो. उसके बाद आपको क्या करना रहेगा कि कोई भी रेफरेंस बुक पकड़ लो, उसमें से ये टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना चालू कर दो. जो मेथड मैंने यहाँ पे आपको सिखाई, जो अप्रोच सिखाया है वो अप्रोच लगा के. ओके, और अगर उसमें कोई डाउट निकलता है तो आप डायरेक्टली मेरे से रीच कर सकते हो, मेरे से उसका डाउट पूछ सकते हो. तो इससे आपका ये टॉपिक के क्वेश्चंस का जो भी कंटेंट है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा. राइट, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की बात करें तो 4 ऐसी एप्लीकेशंस हमने देखी थी और चारों के फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखे हुए ऑलरेडी, जो आज के वीडियो में हमें काम में आने वाले हैं. आई होप कि आपने वो चारों एप्लीकेशन जो फॉर्मूला डिराइव करे हमने वो देख लिए होंगे उसकी वीडियो. अगर नहीं देखे हो तो प्लीज उसको देख लेना. ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं ये वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन से. क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, आप समझना पहले उसको. देखिए, an electric dipole consists of charges plus or minus 2 10 raised to minus 8 coulomb separated by a distance of 2 mm. It is placed near a long line charge of density 4 10 raised to minus 4 coulomb per meter as shown in figure, such that the negative charge is at a distance of 2 centimeter from line charge. Calculate the force acting on the dipole. Okay, so यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ करके रखा है जो उन लोगों ने क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये एक है इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे हैव गिवन लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4 into 10 raised to minus 4 कूलम पर मीटर. ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्बडा होता है. अब यहाँ पे एक डायपोल रखी हुई, यू कैन सी ब्लू कलर से ये जो दिखाया मैंने वो डायपोल है. यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और उनके चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2 10 raised to minus 8. एक प्लस एक माइनस है, प्लस और माइनस लिखा है ना. सो 2 into 10 raised to minus 8 कूलम के चार्ज रखे हुए हैं. दोनों डायपोल के बीच का डिस्टेंस है 2 mm. डायपोल के दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 2 mm. अभी डायपोल के दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस मतलब 2a से हम उसको डिनोट करते हैं. तो 2a इज इक्वल टू 2 mm. ये डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है. डायपोल के नेगेटिव चार्ज का ये इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्टेंस, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में करें तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा. मिलीमीटर टू सेंटीमीटर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये 0.2 सेंटीमीटर हो गया, 0.2 सेंटीमीटर, और नेगेटिव चार्ज का यहां से डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है. राइट, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है और हमें ये फाइंड करना है कि ये डायपोल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा. ओके, अब समझो करना क्या है, हमें किस तरह का हमारा अप्रोच होना चाहिए. तो इसमें एक बात ध्यान से समझो कि इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके अराउंड में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ओके, उसके अराउंड में लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना, E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r. राइट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल के दो चार्ज रख दिए हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू. एंड वी हैव सीन प्रीवियसली दैट कोई भी E जितने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्मॉल q जितना चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. राइट, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में समझाया था. तो यहाँ पे वही होगा ना कि ये दोनों चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो दोनों के ऊपर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगाएगा. राइट, चलो तो दोनों चार्ज के ऊपर के फोर्स को हम पहले बताते हैं डायरेक्शन के लिए. ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर
ये देखो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर का फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में मुझे दिखाना चाहिए, इन दिस वे। ओके, सो ये हो गया F पॉजिटिव, रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज को ये इनफाइनाइट लाइन लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्जेस है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर का फोर्स मुझे कुछ ऐसे दिखाना चाहिए, अट्रैक्टिव टाइप का, राइट। नाउ इफ यू कैन सी, मैंने F नेगेटिव और F पॉजिटिव के एरोस में डिफरेंस रखा है। F नेगेटिव इज हायर कंपेयर टू F पॉजिटिव। क्यों ऐसा? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से दूर है और ये नेगेटिव चार्ज पास में है। ओके, फोर्स कितना होता है? Q इंटू E, बराबर। और दोनों के Q तो सेम ही है, लेकिन जो चार्ज दूर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो फॉर्मूला में आप देख सकते हो। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो फोर्स भी कम लगेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो उसके ऊपर फोर्स भी ज्यादा लगेगा, राइट। तो नेट फोर्स अगर हमें निकालना है डायपोल के ऊपर का, देखो नेगेटिव को इस साइड खींचा जा रहा है, पॉजिटिव को दूर धकेला जा रहा है, और जो फोर्स ज्यादा है वो F नेगेटिव है, मतलब कि नेट फोर्स जो लगेगा वो टुवर्ड्स दी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, मतलब डायपोल अट्रैक्ट हो जाएगी, बरोबर है। हमें वही फाइंड करना है कि ये जो नेट फोर्स है वो कितना है, ठीक है। ओके, सो कर देते हैं वो फोर्स फाइंड। देखना कैसे होता है। F net इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? F नेगेटिव में से F पॉजिटिव को माइनस करेंगे, सो F नेगेटिव माइनस F पॉजिटिव, राइट। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? Q इंटू E। यहाँ पे E नेगेटिव लिख रहा हूं, मतलब नेगेटिव चार्ज ये वाले पॉइंट पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे डिफरेंट होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, माइनस F पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव के ऊपर का फोर्स, तो उसका चार्ज Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉजिटिव बोल देता हूं मैं। दिस इज इक्वल्स टू, दोनों में से Q कॉमन आ जाएगा, E नेगेटिव मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R नेगेटिव, राइट। लैम्बडा तो सेम ही रहेगा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम है, बट नेगेटिव चार्ज का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्टेंस डिफरेंट है, उसको मैंने बोल दिया R नेगेटिव, और वो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? नेगेटिव का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर गिवन है। माइनस करो, Q तो बाहर आ गया है, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R पॉजिटिव, राइट। R पॉजिटिव बिकॉज पॉजिटिव चार्ज का इससे डिस्टेंस डिफरेंट है, वो कितना होगा? R पॉजिटिव, समझो ये डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर और इतना और डिस्टेंस है वो 0.2 सेंटीमीटर, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस R पॉजिटिव विल बी 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया सब कुछ। अभी ये लैम्बडा भी बाहर आ जाएगा, दोनों में सेम है, अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ सकते हैं, और अंदर बचेगा 1 अपॉन R नेगेटिव माइनस 1 अपॉन R पॉजिटिव, सो दिस विल बी दी F net। Therefore F net is equals to, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। Q की वैल्यू क्या लेंगे? दोनों चार्ज क्या जो मैग्नीट्यूड है वो लेंगे, 2 into 10 raised to 8, 2 into 10 raised to minus 8 sorry, into lambda is given as 4 into 10 raised to minus 4, 4 into 10 raised to minus 4 divided by 2 pi 3.14, epsilon naught की वैल्यू 8.85 into 10 raised to minus 12 into bracket 1 upon R negative. Now R negative is 2 centimeter as I have told you, so 2 into 10 raised to minus 2, you have to convert centimeter into meter, सबको ऐसा में रखना पड़ेगा। minus 1 upon R positive is 2.2 into 10 raised to minus 2, right। बस अब तो काम इतना ही बचा है कि ये जो नंबर्स है उसको आपको सॉल्व करने हैं। नंबर्स को आप सॉल्व करोगे तो फाइनली जो आपको कुछ आंसर मिल रहा है वो 0.7 न्यूटन जितना मिलेगा, राइट। इसको सॉल्व आप कर लेना। तो क्या अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में तो आप मुझे पूछ सकते हो डायरेक्टली। नाउ F net 0.7 न्यूटन मिला, और उसकी डायरेक्शन, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन भी हमें दिखानी पड़ेगी। डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी दिखाई हुई है, टुवर्ड्स दी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो आप लिखोगे यहाँ पे बाजू में ऐसा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा। डायरेक्शन कौन सी होगी? टुवर्ड्स दी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ में। ठीक है, सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, सो लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। ओके, ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या है, समझ लो। इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको यहाँ पे वर्टिकली दिख रहा है। ओके, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ, कितनी लेंथ में कितना चार्ज। अभी वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस जितने सर्कुलर पाथ में, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v, कांस्टेंट स्पीड है, वो कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। राइट, ऐसा होता है ना, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। तो यहाँ पे वही है, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, उसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ओके, हमें करना क्या है इसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मोशन कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। फाइन। ओके, देखो एक बहुत सी सिंपल सी बात है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है तो हमें ये बात फाइंड करनी पड़ेगी कि उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से लग रहा है। राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है तो उसके ऊपर कंपलसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता ही लगता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है वो ही फाइंड करेंगे। ओके, समझो बहुत सिंपल सी बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, बरोबर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट्रैक्टिव टाइप का इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। ओके, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स यू कैन सी, ये जो सर्कुलर पाथ है उसके टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, उसके सेंटर के टुवर्ड्स में लग रहा है ना। दैट मींस दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर है। ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स इटसेल्फ इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा करके आगे जाएंगे। एक बात याद रख लेना, जब भी कोई भी सर्कुलर मोशन हो रही हो, सर्कुलर मोशन, तो आपको यही निकालना होता है कि सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा फोर्स है। ओके, तो वो काम हमने यहाँ पे कर लिया है, अभी हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो, अब इलेक्ट्रिक फोर्स, ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा रहा है। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अपने अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखा हुआ है, तो फोर्स लगेगा उसके ऊपर Q इंटू ई जितना। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रख देते हैं तो Q इंटू ई जितना उसके ऊपर फोर्स लगता है। बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, स्मॉल ई। राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लेंगे हम, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ये रहा फॉर्मूला, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। डिस्टेंस क्या लेना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, मतलब ये जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस स्मॉल आर। हो गया काम, इज इक्वल्स टू नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 11th स्टैंडर्ड में से, mv² बाय आर। mv² बाय आर, m मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का मास। ओके, v मतलब जो स्पीड से वो मोशन कर रहा है वो, और r यू कैन सी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, फाइन। अब करो इसको सॉल्व, r कैंसल, सो वी हैव mv² इज इक्वल्स टू ई लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। राइट, मैंने ऐसा क्यों किया, mv² को क्यों लेटर बनाया, बिकॉज क्या फाइंड करना है हमें, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। तो दोनों साइड पे हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई किया। सो दिस इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ई लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। राइट, सो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन की, और ये काइनेटिक एनर्जी यू कैन क्लियरली सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है। ऐसा भी हमें प्रूव करना था तो वो भी प्रूव कर दिया। राइट, सो इस तरह से आपका अप्रोच रहना चाहिए।
जाते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया हुआ है, आप पॉज करके उसको प्लीज रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद वापस यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि एक हमें इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन दिया है, ओके, लार्ज इनफाइनाइट लार्ज प्लेन दिया है, मतलब इसकी बात चल रही है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाले फॉर्मूला की। सो वो XY प्लेन पे बहुत फैला हुआ, XY प्लेन पे फैला हुआ है, पूरा XY प्लेन में उसको रखा हुआ है, बहुत बड़ा है वो, बराबर है। उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो पॉजिटिव चार्ज है। क्यों ऐसा मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज है? बिकॉज दे हैव गिवन surface charge density of the surface sigma is equal to 5 10 raised to minus 16 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसके आगे नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए होते तो आगे माइनस लिखा होता, माइनस 5 10 to minus 16 लिखा होता। प्लस है मतलब पॉजिटिव चार्ज, राइट। और XY प्लेन में वो फैला हुआ है, ये एक बात हुई। अब दूसरा क्या है कि उसके थोड़े ऊपर एक सर्कुलर एरिया रखा हुआ है, सर्कुलर एरिया जिसकी रेडियस है 0.1 मीटर एज यू कैन सी। और ये सर्कुलर एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस सर्कुलर एरिया, द नॉर्मल ऑफ द सर्कुलर एरिया, सर्कुलर एरिया का नॉर्मल मतलब सर्कुलर एरिया को ऐसे रखा हुआ है, आप ध्यान से देखना, और वो सर्कुलर एरिया का नॉर्मल मतलब ये वाला, उसका एरिया वेक्टर, दिस वन, फाइन, दैट नॉर्मल मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ Z एक्सिस। ओके, सो आपको नॉर्मल तो दिख ही रहा है, मैंने डायग्राम में दिखाया, आपको समझा। और Z एक्सिस मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन, राइट। तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन Z एक्सिस और ये A वेक्टर, इसका नॉर्मल वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है Z एक्सिस के साथ में, राइट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन, और हमें ये फाइंड करना है कि ये सर्कुलर एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल्स टू E A cos थीटा, ये है उसका फॉर्मूला। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक याद करो। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का होगा ना, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस तरह से ऊपर जा रहा होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस के साथ वो चेंज नहीं होता है। तो E की जगह पे हम लिख देते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ ए मतलब एरिया, जिसके साथ हमें फ्लक्स फाइंड करना है वो सरफेस का एरिया, मतलब ये सर्कुलर जो हमारी सरफेस है उसका एरिया, सर्कुलर का एरिया, सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, राइट। तो E आ गया, A आ गया, नाउ cos इंटू थीटा। थीटा क्या होता है? ये फॉर्मूला में डॉट प्रोडक्ट का है ना, तो थीटा इज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर। थीटा इज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर। तो E वेक्टर देखो इससे ऊपर जाएगा ना, ऐसे अवे जाएगा, तो E वेक्टर है वो Z डायरेक्शन में जा रहा है, और A वेक्टर Z के साथ 60 एंगल बना रहा है, मतलब ये जो 60 एंगल है वही हमारा थीटा हो गया। ओके, सो थीटा इज 60 डिग्री, फाइन। बस तो हो गया सब काम। ऑल द वैल्यूज आर गिवन टू यू। सिग्मा है 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 16, 2 इंटू 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। पाई की वैल्यू 3.14 ले सकते हो, 0.1 का स्क्वायर, रेडियस cos 60 मिल जाएगा आपको 1/2। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से कुछ आंसर आ रहा है 4.44 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, सो ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, बिकॉज फ्लक्स भी इसके अंदर आ गया है। ओके, जाते हैं फोर्थ नंबर और लास्ट नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, आप प्लीज पॉज करके उसको रीड कर लो और फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है देखना। एक हमें स्फेरिकल शेल गिवन है, ओके, मेटालिक ऐसा वर्ड यूज किया है, मेटालिक। सो यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा मेटालिक। ओके, इसका इंपॉर्टेंस है, मेटालिक है या नॉन मेटालिक है, इसका काफी इंपॉर्टेंस है, और क्या इंपॉर्टेंस है वो सेकंड नंबर के चैप्टर में ज्यादा डिटेल में आएगा। सो अभी माइंड में रखो, मेटालिक है, उसके अंदर उसके सेंटर सी पे प्लस Q/2 चार्ज, पॉइंट चार्ज रखा है, ये पॉइंट चार्ज है प्लस Q/2, और उसके सेंटर से x जितना डिस्टेंस पे विच इज ग्रेटर देन दी r। यहाँ पे जो शेल है उसकी रेडियस
कैपिटल आर। ओके, तो x इज ग्रेटर देन कैपिटल मतलब प्लस 2q चार्ज इज आउटसाइड दी सेल, राइट। ए पॉइंट पे रखा हुआ है, डायग्राम में दिख रहा है, और ये शेल के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना वो प्लस क्यू है। प्लस क्यू चार्ज कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, प्लस क्यू चार्ज पूरी सेल की सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, क्वेश्चन में जो डायग्राम है उसमें कुछ ऐसा है, लेकिन आपको समझना है कि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, वो पूरी शेल की सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, करना क्या है हमें कि ये सी पे जो चार्ज है प्लस क्यू बाई टू और ए पे चार्ज है प्लस 2q, वो दोनों के ऊपर का फोर्स फाइंड करना है। पहले बात करेंगे प्लस क्यू बाई टू के ऊपर के चार्ज की, तो इसके ऊपर बाकी दो चार्ज फोर्स लगा सकते हैं, राइट। अभी फोर्स लगाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यूज करेंगे। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये चार्ज वो सेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उसका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी शेल इज 0। ओके, याद करो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, उसमें स्फेरिकल सेल में देखा था हमने। ओके, इसमें इनसाइड शेल के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं अंदर, मतलब प्लस क्यू से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर। अब इसकी बात करते हैं ए वाले पॉइंट की, ए वाले पॉइंट चार्ज की। प्लस 2q है, राइट, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, पॉइंट चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, राइट, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में से। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, याद करो वो वीडियो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसा एक उसकी प्रॉपर्टी थी कि ये मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जा सकती। व्हाट डज इट मीन? ये पॉइंट चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये वाला जो एरिया है मेटल के अंदर का एरिया, वहां पे नहीं जा पाएगा। मतलब अंदर शेल का भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा और ये पॉइंट चार्ज 2q का भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा पाएगा। मतलब अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो इसके ऊपर प्लस q/2 के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर का नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे मेटालिक स्फीयर नहीं होता, नॉन कंडक्टिंग होता, तो बात कुछ डिफरेंट होती। ये सारी डिटेल्स आने वाली है सेकंड नंबर के चैप्टर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें ऐसा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस 2q चार्ज, प्लस 2q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अब एक बात समझ लो, प्लस 2q के ऊपर ये जो शेल है उसका प्लस q चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही ना। ओके, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r², पॉइंट चार्ज जैसा होगा। तो उसके ऊपर फोर्स के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो शेल का चार्ज है वो तो उसके ऊपर फोर्स लगाने ही वाला है। कैसे लगाएगा? 2q, उसका चार्ज 2q, एंड ये शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड kq/x², राइट। समझो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, F = QE, तो जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसका चार्ज 2q लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? ये शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सेंटर से x जितने डिस्टेंस पे, कि q/r की जगह पे x, और उसका चार्ज है q, राइट। तो इतना फोर्स, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा, राइट। नाउ अब ये जो प्लस q/2 चार्ज है वो मेटालिक स्फीयर के अंदर है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से बाहर आ सकता है, बाहर से अंदर नहीं जा सकता, अंदर से बाहर आ सकता है। मतलब ये इसका भी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पे फैला हुआ है, मतलब इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2q को रखा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये उसके ऊपर फोर्स लगा पाएगा, लेकिन ये इसके ऊपर, बिकॉज ये जो चार्ज है वो स्फीयर के अंदर है, मेटल के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जा पाएगा, लेकिन अंदर वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल सकेगा। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? सेम फॉर्मूला, q/E, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो 2q/E, किसका E? q/2 का E, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी kq/r², तो q कितना है? q/2 है यहाँ पे, तो q/2/r², मतलब यहां से a पॉइंट का डिस्टेंस x², राइट। सो ये हुआ, ये जो फोर्स है वो शेल के चार्ज से है, ये जो फोर्स है वो q/2 चार्ज से 2q के ऊपर लगने वाला फोर्स है। अब दोनों फोर्स, ये q/2 भी उसको रिपेल ही करेगा ना, सो यू कैन सी दोनों फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। सो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए हमें दोनों फोर्स को ऐड कर देना पड़ेगा सिंपली। अब करो इसको सिंप्लीफाई। सो यहां से 2 कैंसिल हो सकते हैं, यहां पे बचा हमारे पास 2kq² x² प्लस
यहाँ पे बचा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो 2k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा करोगे तो आंसर आएगा 3k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव टू क्यू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन फाइंड यहाँ पे जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली फाइंड कर सकते हो, और इसमें सिचुएशन चेंज भी करके दे आपको। तो ये जो मैंने लॉजिक्स बताए हैं किस तरह से फाइंड करना है वो याद रखना। ये लॉजिक अगर आपको याद होंगे तो आप बाकी सारे भी क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच। आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, डाउट के लिए आ जाना। थैंक यू।